हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग देखिएगा, यह प्रैक्टिस सेट हमारा दूसरा है जो कि पर्यावरण का। यह यूपी टेट 2026-25 के 25-26 के लिए हम लोग यह प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। यह प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। बहुत से लोग हैं वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का यह प्रश्न। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है लगभग, बताइएगा। इसमें से पूछा जाए कि हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत में कितनी होती है। 44%, 23%, 40% और 21%। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि प्रतिशत की बात की जाए यहाँ पे वायुमंडल में, तो वायु में कितना प्रतिशत होता है, यह आपसे प्रश्न यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इतनी बात याद रखना कि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो होता है हमारा, यह होता है वायु में हमारा 21%, ठीक है, 21% होता है। जिसमें से नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन भी आप याद रखना, नाइट्रोजन पूछ लिया जाता है। नाइट्रोजन जो है हमारा 78% होता है। वह ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन ये भी आप याद रखना, ऑक्सीजन जो हमारा होता है वह ऑक्सीजन याद रखना 21% होता है। उसके बाद जो शेष याद रखना, यह जो रिमाइंडर जो गैस होती हैं, शेष जो गैस होती हैं वो 1% इसमें होती हैं। इसको याद रखना, 1% गैस में बहुत सी गैस आ जाती हैं, इसको भी ध्यान रखना है। अगर बात की जाए यहाँ से एक दो प्रश्न और बन सकते हैं यहाँ से, जैसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि इसमें से आर्गन की, ठीक है ना, वायु में आर्गन की जो प्रतिशत है वह गैस, आर्गन जो गैस है इसका प्रतिशत कितना पाया जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कार्बन CO2 की, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की, उसका प्रतिशत कितना पाया जाता है। तो इसको भी आप याद रखना। देखिएगा, आर्गन का जो मात्रा होती है वह 0.93% होती है, और कार्बन की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की तो 0.03% होती है, ठीक है ना। यह एग्जाम में पूछ लिया गया है कई बार, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन से है। चलिएगा आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, वायरसों द्वारा। इसको आप बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है किसमें। आपको इतनी बातें याद रखना है, ठीक है ना, इतनी बातें याद रखना है। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा। यह आपको याद रखना है कि यह प्रक्रिया किस में होती है। तो यह प्रक्रिया आपको याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसको याद रखना, पूछा जाता है यह प्रक्रिया किस में होता है, तो याद रखना क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है ना। ये भी आप याद रखना क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये भी आप याद रखना क्लोरोप्लास्ट में यह प्रक्रिया होती है। एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा, यहाँ पे जो ऑप्शन से होगा हरे, सभी हरे जो पौधे होते हैं यह उसमें होते हैं। इसको याद रखना, सभी हरे पौधों में जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसको भी आपको याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि सूर्य की किरणें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ मिश्रण करके यह ग्लूकोज बनाता है या शर्करा बनाता है, और उसमें यह परिवर्तित हो जाता है किसमें, शर्करा में बदल जाता है। तो इसको भी आप याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, बताइएगा। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फान में, डेसी में, और इसमें से डेसिबल में, डेसिमल में। तो इसमें से बताइएगा जो ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किस में मापा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा, जो ध्वनि प्रदूषण होता है इसका इकाई होता है डेसिबल। क्या होता है, इसका इकाई डेसिबल होता है, इसको याद रखना, इसका इकाई डेसिबल होता है। अगर बात की जाए WHO की, ठीक है ना, WHO के अनुसार यह जो 65 डेसिबल से अगर बात की जाए तो 65 डेसिबल से अगर अधिक ध्वनि होती है, ठीक है ना, अधिक अगर होती है तो वह प्रदूषण माना जाता है, ठीक है ना, वह ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। ये भी आपको याद रखना, ध्वनि प्रदूषण माना जाता है जब 65 डेसिबल से ऊपर हो जाती है। तो यह WHO के अनुसार। तो इतनी बातें ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको याद रखना, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है, तो ये भी आप याद रखना डेसिबल में मापा जाता है। आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। पर्यावरण के लिए हानिकारक है, कागज है, कपड़ा है, धातु है और प्लास्टिक है। तो पर्यावरण हानि के लिए बहुत से कुछ इसमें तत्व पाए जाते हैं, जिससे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसमें तो देखिएगा जो प्लास्टिक है ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। जो प्लास्टिक होता है यह, इसका अपघटन जल्दी नहीं होता है, यह बहुत समय तक ये वैसे पड़ा रहता है। लेकिन और जो हानिकारक तत्व पूछ लिए जाते हैं, जैसे वायु प्रदूषण होता है, ठीक है ना, यह वायु प्रदूषण भी होता है, इसको भी आप याद रखना, वायु प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण होता है, ये भी आप याद रखना, जल प्रदूषण होता है। ये सभी क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं पर्यावरण के लिए।
कचरा या अपयातना कचरा जो होता है वह सभी पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। मृदा प्रदूषण होता है, इसको भी आप यातना मृदा प्रदूषण आप लोग जानते हैं, मृदा प्रदूषण में तमाम रासायनिक चीज़ें मृदा में जा रही हैं आजकल। उसके बाद हमारा जो होता है औद्योगिक जो प्रदूषण होता है, इसको भी आप यातना औद्योगिक जो प्रदूषण होता है, औद्योगिक प्रदूषण यातना प्रदूषण जो होता है वो भी आप यातना औद्योगिक प्रदूषण होता है। रासायनिक उर्वरक जो होता है इसको यातना रासायनिक उर्वरक की बात की जाए, ठीक है ना, उर्वरक की बात की जाए तो ये भी होता है, रासायनिक उर्वरक होता है। ये भी सभी किस में आते हैं हमारे, यह पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। कीटनाशक जो दवाएं हैं ये भी आप यातना नाशक दवाएं ये भी सभी हमारे यह पर्यावरण के हानिकारक में आते हैं। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलेगा आगे चलते हैं, देखिएगा परम तापक्रम पैमाना कौन सा है, इसमें से बताएगा। सेल्सियस होता है, फारेनहाइट होता है, केल्विन होता है और उपरोक्त सभी होता है। तो परम तापक्रम पैमाना की बात की जाए तो आप इतनी बात याद रखना कि वो जो हमारा पैमाना होता है वह केल्विन होता है, ठीक ना। यह 0 केल्विन से ले 0 केल्विन कहा जाता है, या इसे आप इतनी बातें याद रखना, यह -273 याद रखना, -273 डिग्री सेल्सियस पे याद रखना, या तो इसे -273 डिग्री सेल्सियस पे इसे यह केल्विन होता है, या सेल्सियस -273 में इसे मापा जाता है। तो इसको याद रखना, यह परम ताप जो हमारा तापक्रम है वो केल्विन में मापा जाता है। तो 0 केल्विन आप इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है। विश्व उष्मायन का कारण क्या है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और इसमें से ध्वनि प्रदूषण। तो इसमें से विश्व उष्मायन का कारण आपसे पूछा है, तो विश्व उष्मायन जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है इसका कारण आपको सबसे ज़्यादा याद रखना ग्रीन हाउस गैस है, ठीक ना। ग्रीन हाउस याद रखना गैस है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये सब गैसें होती हैं। यह वाष्प जो होते हैं ये सभी हमारे यहाँ विश्व उष्मायन का कारण है। इतनी गैसें होती हैं, इसकी वजह से जो हमारा प्रदूषण है इसमें से वायु प्रदूषण इसमें हमारा सबसे अच्छा होगा। इसमें ऑप्शन जो सही होगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा महासागर पृथ्वी के अधिकांश जगह आवृत्ति क्या है, जो लगभग है बताएगा। यह लगभग कितना है, 3/4 है, 1/2 है और 1/4 है और 2/3। तो इसमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो महासागर है पृथ्वी के पृष्ठ पर अधिकांश कितना क्षेत्रफल है, इसका आवृत्ति है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो इसलिए इस तरह पूछ लिया जाएगा तो आप लोग बहुत लोग नहीं बता पाएंगे, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर परसेंटेज में पूछता तो आप बता देते 70% से लेकर कितना 71% होता है। इसको याद रखना, जो पृथ्वी है उससे महासागर जो है 71% है, इसको याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है 70% 71% पूछा जाता है। लेकिन इस हिसाब से पूछा जाए तो इसमें ऑप्शन जो हमारा से होगा यहाँ पे ए ऑप्शन से होगा, ठीक ना। चलेगा आगे चलते हैं, देखिएगा स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेमैग्नाइट में निक्षेपण होता है बताएगा। सिलिकॉन का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का, तो इसका निक्षेपण होता है। देखिएगा यह होता क्या है कि आप लोग देखें कि जैसे छत पे से पानी टपकता है, ठीक ना, तो उसमें जो टपकते टपकते उस पर एक सफ़ेद सा चित्र मतलब सफ़ेद सा पत्थर टाइप जमने लगता है पानी में, वह आप लोग देखते हैं। तो जैसे आप लोग जो पत्थर टाइप जमने लगता है वह इसमें, और नीचे जो पानी जो जमता है उसमें भी पत्थर जो टाइप जमने लगता है, तो यह हमारा क्या होता है, यह सभी होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होते हैं, ठीक है। यह उसमें निक्षेपण होता है, तो इसमें वो सभी कैल्शियम कार्बोनेट की तरह होते हैं। छत पर आप लोग देखें कि वैसे नमक जैसा जम जाता है, तो इसको भी आप वह होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना, कार्बोनेट का निक्षेपण करता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है बताएगा। वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है धुआं एवं कुहारा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी या चारकोल से निकलने वाली गैस। इसमें से पूछा है कि वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण की बात की जाए तो इसमें वायु प्रदूषण जो हमारे वह सभी हो सकते हैं। इसमें देखिएगा सभी हो गए, जैसे देखिएगा कारखाना से निकलने वाला धुआं होता है, उसके बाद हमारा ज्वालामुखी का विस्फोटन ये भी हो सकता है, जीवाश्म हो सकता है, जीवाश्म का धुआं जो होता है वो होता है। यह सभी जो हमारे होंगे वह वायु प्रदूषण के अंतर्गत आएंगे। चलेगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत तथा दूसरों
भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश डैश का प्रयोग होना है, बताइएगा इसमें से कौन सा सही होगा। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकना, बताइएगा इसे क्या कहा जाता है। प्रयोग का रोकना उसे क्या कहा जाता है। कागज की थैली, प्लास्टिक के थैली, नायलॉन की थैली या चमड़े की थैली, तो उसे कहा जाता है प्लास्टिक की थैली, ठीक है ना, उसे कहा जाता है प्लास्टिक की थैली कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो बताइएगा पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण आपसे पूछा है। वायु होता है, तालाब होता है, जल होता है, मृदा होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण आपसे पूछा है क्या होता है। इसमें से देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण, आप इतनी बातें याद रखना, उसमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं वह होते हैं, जैसे जंगल होता है, घास का मैदान होता है, ठीक ना, घास घास का मैदान जैसे होता है, इसको याद रखना, घास का मैदान होता है यह, जैसे और झील जैसे होती है, झील जो तालाब होते हैं, ठीक ना, यह सभी किसमें होते हैं, तालाब होता है, इसको भी याद रखना तालाब होता है। यह सभी पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण होते हैं। उसके बाद महासागर भी होता है, देखिएगा सागर, महासागर, यह सभी होते हैं। उसके बाद रेगिस्तान, ये भी आप यहाँ रेगिस्तान भी होता है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद एक्वेरियम जो होता है वो भी हमारा पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण होता है। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा, यह जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ठीक ना। चलेगा आगे चलते हैं, देखिएगा कौन जीवीय कारक नहीं है, बताएगा इसमें से कौन जीवी कारक, मतलब वो जिंदा जो नहीं होता है, पेड़ पौधा, जंतु, सूक्ष्मजीव और प्रस्तर। तो बताइएगा इसमें से जो जीवी कारक नहीं है वह आपसे प्रश्न पूछा है, तो इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा, यह आपको बताना है। देखिएगा जीवी कारक मतलब यहाँ पे देखिएगा जो प्रस्तर होता है यह हमारा जीवी कारक नहीं होता है, ठीक ना। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। यह प्रस्तर जो होता है हमारा, इसको याद रखना, यह सभी क्या होते हैं, ये पत्थर होते हैं, ठीक ना, पत्थर होते हैं, ठीक है, इतनी बातें याद रखना, यह पत्थर होते हैं। और पेड़ पौधे जो होते हैं यह जीवी कारक होते हैं, हरे जो पेड़ पौधे होते हैं, जंतु, सूक्ष्मजीव, ये सभी क्या होते हैं, जीवी कारक होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा अधिकतर पेड़ पौधों कहाँ पाए जाते हैं, अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं, स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। तो आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे कहाँ पाए जाएंगे, तो इसको याद रखना, पृथ्वी पर पाए जाएंगे, ठीक ना, पृथ्वी पर पाए जाएंगे। पृथ्वी पर कहाँ पे, स्थल मंडल पे, ठीक ना, स्थल मंडल पे पाए जाएंगे। यह इतनी बातें याद रखना। इसमें ऑप्शन जो सही हुआ हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलेगा आगे चलते हैं, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले जो प्राणी होते हैं उसे क्या कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है, डिकम्पोजर कहा जाता है, स्क्वेंजर कहा जाता है, ओनिवोर कहा जाता है। तो इसको बताइएगा जब मर जाते हैं जीव जंतु उस पर वह जीवन निर्वाह करने वालों को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है इस स्कैवेंजर उसे कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, जिसे अपमार्जक कहा जाता है, ठीक है, अपमार्जक इसको कहा जाता है, ये भी आप याद रखना, अपमार्जक जो कि मरे हुए जीव जंतु को खाकर यह समाप्त कर देते हैं, इसको याद रखना, वह हमारे स्क्वेंजर होते हैं। डीकम्पोजर जो होते हैं यह याद रखना, डीकम्पोजर कौन होते हैं, तो यह इसमें बैक्टीरिया याद रखना क्या होते हैं, इसमें बैक्टीरिया याद रखना, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया यहाँ पे देखिएगा एक मिनट, यहाँ पे बैक्टीरिया, इसको यहाँ बैक्टीरिया, और क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, उसके बाद हमारा होता है कवक, ठीक ना, कवक जो होते हैं यह क्या करते हैं, यह डीकम्पोजर होते हैं। इसको याद है, जो डीकम्पोजर मतलब किसी जीव जंतु को यह खाकर मिट्टी में मिला देते हैं, यह डीकम्पोज कर देते हैं, तो यह हमारे होते हैं। लेकिन जो स्क्वेंजर होता है इसको यह मृत जीव जंतुओं पर जीवन इनका निर्वाह होता है, तो यह होते हैं हमारे अपमार्जक या स्क्वेंजर होते हैं, ठीक ना। चलेगा आगे चलते हैं, देखिए सीएनजी संक्षिप्त रूप है, बताइएगा सीएनजी किसका संक्षिप्त रूप है, क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, इसको यहाँ कार्बन नाइट्रेट नेचुरल गैस का, और कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का। इसमें से प्रश्न पूछा जाता है जो सीएनजी है किसका संक्षिप्त रूप है, तो यह याद रखना कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यह संक्षिप्त रूप है। आगे चलते हैं, देखिएगा वातावरण में अधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित है, बताएगा तो वातावरण में अधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस होती है वह कौन से होती है, तो इसको याद रखना, यस जो होता है हमारा क्या होता है, यस सल्फर होता है, इसको याद रखना, यस सल्फर होता है, इसको याद रखना। उसके बाद हमारा होता है, इसमें देखिएगा यहाँ पे पूछ लिया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए H2S जो है यह हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्या है, हाइड्रोजन, इसको याद रखना,
हाइड्रोजन, इसको याद रखना हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको याद रखना हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको याद रखना सल्फाइड है, इसको भी आपको याद रखना है। इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा, यह सबसे हानिक जो है वो हमारा सल्फर जो होता है, यहाँ पे देखिएगा यह सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक ना। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है सबसे हानिकारक होता है, यह इसको याद रखना। यह जो कि यहाँ पे जो जब वर्षा होती है पहली बार, तो उसमें भी यह पाया जाता है और यह बहुत से नुकसान पहुंचाती है, ठीक ना। ये फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, इसको भी आप याद रखना। गाड़ी के धुएं से निकलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को किससे कम किया जा सकता है? वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य का प्रकाश द्वारा। तो इसको याद रखना, जो वायु प्रदूषण है हम लोग क्या कर सकते हैं कि पेड़ पौधे लगाकर हमको वायु प्रदूषण हम उससे कम कर सकते हैं। उससे हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। और जो प्रदूषण होगा उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो पेड़ पौधे सोखेंगे और इसमें क्या होगा हमारा, ये ऑक्सीजन पेड़ पौधे हमें देंगे। आगे चलते हैं। देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आप याद रखना। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको याद रखना 5 जून को मनाया जाता है, ठीक ना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिएगा सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर हमें सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल और चुंबक मंडल। तो इसमें देखिएगा जो सूर्य की हानिक किरणें आती हैं तो वह पृथ्वी पर आने से रोकता है कौन? तो वह रोकता है हमारा ओजोन मंडल रोकता है ना, ओजोन मंडल रोकता है। यह प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है, इसको याद रखना। अगर बात की जाए तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखना। ओजोन दिवस पूछा जाता है, ओजोन दिवस याद रखना। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 16 सितंबर को, ठीक ना, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही है। चलेगा, किसी जगह के फ्लोर तथा फना सूचित करते हैं? बताएगा किसी जगह के फ्लोर तथा फना सूचित करते हैं, यह आपसे प्रश्न पूछा है। बताएगा इसमें से पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, मछली एवं पेड़ पौधों को, जंतु एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो यह आपको याद रखना है कि फ्लोर तथा फना सूचित करता है तो वह पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, ठीक है, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करता है। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? बताएगा इसमें से कौन एक कारक है विश्व उष्मायन के लिए? जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको बताइएगा, उसके लिए कौन एक कारक है? वाहनों से निकलने वाली गैस, पेड़ पौधों से निकलने वाली गैस, भट्टियों से निकलने वाली गैस और रसोई। इसमें से बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा, ये आपको बताना है। तो देखिएगा इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा, यह वाहनों से निकलने वाली जो गैस होती है यह इसमें सबसे सटीक आंसर दिख रहा है हमारा। यहाँ पे भट्टियों से निकलने वाली गैस भी गर्म हवा जो है, यहाँ पे हवा नहीं, यहाँ पे गैस होगी। तो यहाँ पे ये तो हमारा सही है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा से होगा सही होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक है। वाहनों से निकलने वाली जो गैस होती है वह विश्व उष्मायन के लिए यह इसका कारक होता है, जो कि विश्व उष्मायन इससे होता है, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातुमय प्रस्तर बताएगा बिटुमिनस को, बॉक्साइट को, मेटालायन को और अयस्क को। तो बिटुमिनस प्रस्तर का मतलब कि जिसमें धातु पाए जाते हैं और धातुमय उसमें पाए जाते हैं, तो वह जो इसमें पाया जाता है तो उसमें अयस्क में पाया जाता है, ठीक ना, अयस्क में पाया जाता है। जो कि यह धातुमय प्रस्तर जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं। धातुमय इसमें पाए जाते हैं क्या? धातु और धातुमय जो प्रस्तर होते हैं इसी में पाए जाते हैं, इसको याद रखना, अयस्क में। आगे चलते हैं। देखिएगा पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। बताइएगा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो पेड़ पौधे अवशोषण करते हैं और क्या छोड़ते हैं, इसको भी आप याद रखना। जो पेड़ पौधे हैं वो अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हमें छोड़ते हैं क्या? ऑक्सीजन। वो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। भूकंप मापा जाता है। बताइएगा भूकंप मापा जाता है बोफोर्ड पैमाने से, डेसिबल से, न्यूटन से और रिएक्टर पैमाने से। देखिएगा इसमें से बात की जाए तो बोफोर्ड पैमाना क्या है? यह हवा की गति को मापा जाता, इससे हवा की गति मापी जाती है, हवा की गति मापी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। डेसिबल से ध्वनि की गति मापी जाती है, ध्वनि की गति मापी जाती है, तीव्रता मापी जाती है, तो इसको भी आपको याद रखना। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, तीव्रता, इसको याद रखना, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। न्यूटन क्या है तो इसको भी आप याद रखना, न्यूटन पूछा जाता है। तो यह बल की याद रखना, बल की एसआई इकाई है, ठीक ना, एसआई
इकाई है। इसको याद रखना, एसआई इकाई है। और जो भूकंप मापा जाता है वह रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है, बताइएगा। महासागरों में जल स्तर की वृद्धि का कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से याद रखना, महासागरों में जो जल स्तर है उसकी वृद्धि का कारण क्या है? वह ध्रुवीय प्रदेशों में जो बर्फ है उसके पिघलने का कारण है, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, बताइएगा। पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है WWF, WHO, पेटा और UN। इसमें से आपको याद रखना, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है तो वह करती है UN, ठीक ना, संयुक्त राष्ट्र। इसको याद रखना, संयुक्त राष्ट्र। यह संयुक्त राष्ट्र करती है किस पे? यह UNEP के मेजबानी में करती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, देखिएगा विभिन्न प्रकार के संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, प्लास्टिक आदि जो मानवीय गतिविधियों के अत्यधिक उपयोग से होता है तो वह क्या होता है, बताइएगा। वह होता है क्या? वायु प्रदूषण होता है, यहाँ पे देखिएगा ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, उपरोक्त में से सभी। तो इसमें जब देखिएगा जो यह विभिन्न प्रकार के संसाधन से जो जीवाश्म ईंधन, प्लास्टिक आदि से मानवीय गतिविधियों से जो अत्यधिक उपयोग होता है तो उससे होता है सभी, ठीक ना, यह सभी होता है। वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, यह सभी होते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिए लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? लवण जो जल का अवशोषण करता है वह क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है, एनहाइड्रस लवण कहलाता है, हाइड्रोफिलिक लवण कहलाता है या हाइड्रोफोबिक लवण कहलाता है। तो इसमें याद रखना, जो लवण जो है जल का अवशोषण करता है उसे कहा जाता है हाइड्रोस्कोपिक लवण, ठीक ना, हाइड्रोस्कोपिक लवण कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक आदिवासियों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों की जीवनक्षम संख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है, बताइएगा। इसमें से ये बताइएगा क्रोध संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण और परिधि संरक्षण। तो देखिएगा जो पारिस्थितिकी तंत्र में है उसके जो प्राकृतिक आदिवासी होते हैं वह इसके संरक्षण के लिए जहाँ के उसके वातावरण में जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें संरक्षण के लिए वो संरक्षण किया जाता है तो उससे कहा जाता है वह स्वस्थानीय संरक्षण, ठीक ना। उसे जहाँ पे स्थान मतलब उसे रखा जाता है तो उसे कहा जाता है स्वस्थानीय संरक्षण, मतलब किसी भी जीव जंतु को उसके स्थान में रखा जाता है उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाएगा। तो यह आपसे प्रश्न पूछा है। आगे चलते हैं, देखिएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह बताएगा खासी है, डोटा बेटा है, गुरु शिखर है, अनाईमुड़ी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो यह हमारी अनाईमुड़ी है। कौन सी है? अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई, इसको याद रखना, इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है हमारा 2695 मीटर है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है और यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ठीक ना। यह याद रखना पश्चिमी घाट का हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। इसको भी आप याद रखना हिस्सा है जो कि यह केरल राज्य में है, ठीक ना, केरल राज्य में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यह आज के लिए बस इतने ही प्रश्न हैं। आप बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को लाइक शेयर आप लोग कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको यह क्लास यहाँ पे मिलती रहेगी।